जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा के प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, जो बच्चे इस सीरीज से जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का बच्चों लेक्चर नंबर अपना 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग नॉर्थ अमेरिका की ही चर्चा करेंगे बच्चों। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की चर्चा, उसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं बच्चों, लेक के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, लेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब लेक की हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग ये किस किस कारण बनती है, दैट मीन इसका निर्माण किस किस टाइप के बेस पे होता है। निर्माण बेस हम लोग बच्चों इसको देखने वाले हैं। इसके मतलब इसको तैयार कैसे करते हैं हम ह्यूमन बेस पर, और प्रकृति द्वारा बच्चों इसको कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग इन स्ट्रक्चर के जरिए बच्चों डिस्कस करेंगे कि कौन सी लेक किस टाइप नॉर्थ अमेरिका की बनी हुई है। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं मरुस्थल। पिछले लेक्चर में हम लोग जरूर चर्चा की थी स्थल मंडल की बच्चों, लेकिन उसमें हम लोग ने मरुस्थल को मिस किया था। दैट मीन कि मरुस्थल की चर्चा नहीं की थी, और उसके पीछे का कारण भी जानेंगे बच्चों कि नॉर्थ अमेरिका में ये मरुस्थल क्यों बने। उसके बाद हम लोग बच्चों नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप डिस्कस करेंगे। दैट मीन कितनी कंट्री है सबको पता होगा बच्चों। आपको पता होगा कि कनाडा, सॉरी बच्चों, जब आप मैक्सिको को नीचे आओगे तो आपको वहां पे 7 कंट्री देखने को मिलती हैं, जिसमें बिग हैन के नाम से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अब ये बिग के हैन क्या है बच्चों, इसको हम लोग वहां पर धीरे धीरे करके एक एक देखेंगे। ये बच्चों 7 कंट्रीज हैं और 6 कंट्रीज हैं बच्चों जो वहां पे, दैट मीन पनामा जो नहर है बच्चों, वहां के इर्द गिर्द ये हैं। इनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। जो दोनों देश कॉन्टिनेंट को, जैसे बच्चों दोनों कॉन्टिनेंट को, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका को कनेक्ट करने वाले ये कंट्रीज हैं, तो ये हमारे लिए परीक्षा पत्र के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आते हैं बच्चों एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने लेक पे आते हैं। बच्चों लेक्स का हिंदी अनुवाद क्या होता है, झील होता है। अब बच्चों ये झील क्या होती है, अगर सामान्य से इस मतलब सामान्य शब्दों में आपको इसकी डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या कहोगे बच्चों। अगर पृथ्वी का ये धरातल है, यहाँ पे किसी कारणवश यहाँ गर्त बना हुआ है, दैट मीन गड्ढा बना हुआ है, उसमें बच्चों जल का जब भराव होता है, इसी को हम लोग झील की संज्ञा देते हैं, सॉरी बच्चों झील का नाम देते हैं। ठीक है, झील किसे कहते हैं डेफिनेशन के लिए आप जान गए बच्चों। जब अगर दूसरे शब्दों में आपको कहना हो तो कह सकते हो कि जल से भरे गर्तों को हम लोग झील कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है बच्चों। अब देखो झील की अगर बात करें कि बच्चों ये कितने प्रकार की होती हैं, या फिर इनके जो प्रकार का जिक्रण है अगर हम लोग वो करें बच्चों, डेफिनेशन पे आपको प्रश्न कम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो बच्चों प्रकार है वो टेक्टोनिक झील है। अब आप कहोगे टेक्टोनिक क्या झील, कौन सी झील होती है बच्चों, तो हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं कि टेक्टोनिक झील कैसे इसका निर्माण होता है। पहले प्रकार की हो गई बच्चों, इसी को विवर्तनिकी झील के नाम से भी जानते हैं, टेक्टोनिक झील को ही। उसके बाद कौन सी झील हो सकती है बच्चों, उसके बाद जो प्रसिद्ध झीलों में है वो हिमानी झील है। बच्चों हिमानी झील का पानी आप सभी को पता होगा मीठा होता होगा, इसलिए हिमानी झील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस जिस कंट्री के पास हिमानी झील है उस कंट्री के पास बच्चों सौभाग्य से वहां का पानी स्तर जो है, जल स्तर बच्चों जो पीने का है वो काफी अच्छा होता है। अब देखें हिमानी झील के बाद क्या देख सकते हैं बच्चों, आप क्रेटर झील को भी जानते होंगे, दैट मीन क्रेटर झील नाम आपने सुना होगा बच्चों। क्रेटर झील कैसे बनती है हम लोग इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या है बच्चों, अगला कौन सा डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, मानव निर्मित झील। मानव निर्मित झील क्या होती है बच्चों, जो मानव द्वारा पृथ्वी पर गर्त बनाकर, दैट मीन खोद कर, वहां पर जो वर्षा होती है उसका पानी कलेक्ट कर उसको उपयोग में लाने के लिए, पीने के और किसी कार्य के बच्चों, उसको हम लोग मानव निर्मित झील के नाम से जानते हैं। तो हम लोग बच्चों इसको भी, इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा किसकी करेंगे बच्चों, टेक्टोनिक झील क्या होती है। अगर बात करें बच्चों टेक्टोनिक झील की, तो सीधा शब्दों में देखें आप, सॉरी बच्चों आपको ये झीलों का डायग्राम है, अभी थोड़ी देर में इस पे हम लोग आते हैं। आप जैसे बच्चों बात करें टेक्टोनिक झील की, एक प्लेट आपका ये है, क्या है बच्चों, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इसके बीच में स्पेस अभी बहुत कम है बच्चों। ठीक, एक होता अभिसारी, अगर आप लोग जानते हो, जब प्लेटें पास आती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। और जब प्लेटें बच्चों दूर जाती हैं तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अपसारी के नाम से जानते हैं। ये क्या है, अभिसारी है बच्चों। अगर प्लेटें पास आ रही हैं क्या होता है, अभिसारी है। अगर प्लेटें दूर जा रही हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। ठीक, अब बच्चों देखो अगर अभिसारी हुआ, तो अगर अभिसारी आएगा मतलब अभिसारी होगा, दैट मीन बच्चों, तो ये प्लेट ऊपर करके कुछ पर्वतों का निर्माण करेगी ना बच्चों, पर्वतों का निर्माण करेगा, तो इससे भी झील बनती है। लेकिन हम लोग सबसे पहले किसको देखने वाले हैं, अपसारी को। इससे बच्चों ज्यादातर बड़ी झीलों का निर्माण किससे होता है, अपसारी से होता है।
इससे चांसेस कम होते हैं झीलों के निर्माण, अभी बाद में चर्चा करते हैं। हालांकि दोनों तरह से झीलों का निर्माण होता है, टेक्टोनिक झीलों का निर्माण अपसारी से अभिसारी दोनों प्रक्रियाओं से होता है बच्चों। देखो एक प्लेट आपकी ए है, एक प्लेट आपकी बी है। अगर बच्चों इन दोनों प्लेटों के बीच इधर अपसारी हो रहा है, दैट मीन प्लेटें दूर जा रही हैं, तो आपको कुछ इस प्रकार की ये प्लेटें नहीं हो जाएंगी, दैट मीन बच्चों कि इनके बीच गर्त नजर नहीं आएगा, दैट मीन ये गर्त है बच्चों, ये आपका एक गर्त नुमा बनता नहीं जाएगा, दैट मीन खड्डा होता जाएगा बच्चों, जिसको आसान शब्द में कहें। जब प्लेटें दूर जा रही हैं बच्चों तो अपने बीच में क्या छोड़ रही हैं, स्पेस छोड़ रही हैं। अगर बच्चों वो प्लेटें स्पेस छोड़ रही हैं तो ये गर्त का कुछ सिंबल आपको दिख रहा है। अब इसी में बच्चों इसी गर्त में अगर वर्षा हो जाए, अगर बच्चों इसी गर्त में वर्षा हो तो इसे हम लोग किस के नाम से जानते हैं बच्चों, इसमें जब जल भरा होगा बच्चों यही आपका टेक्टोनिक झील के नाम से जाना जाता है। बच्चों जो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत हैं, तो विवर्तनिकी के सिद्धांत जो विवर्तनिकी झील इसीलिए कहा गया है कि जब प्लेटें दूर जा रही हों तो उनके बीच में बच्चों जो गर्त बन रहा है, जो बच्चों दोनों प्लेटों के बीच में गर्त बन रहा है, उसमें जब जल भरा होगा तो वो एक झील का रूप ले लेगी। मतलब जो गर्त बनेगा बच्चों उसमें पानी भरेगा तो वो झील का ले लेगी। उसी झील को हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, उसी झील को हम लोग टेक्टोनिक या फिर विवर्तनिकी झील के नाम से जानते हैं। अब बच्चों अभिसारी से कैसे बन सकता है, देखो अभिसारी से जब दो प्लेटें बच्चों पास आएगी, वो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इससे पर्वत निर्माण होता है। अब मान लीजिए बच्चों कहीं की भूमि है वो ज्यादा गर्त में चली गई हो, दैट मीन अगर ये दोनों टकराएगा, एक ऊपर उठेगा एक नीचे जाएगा ना, तभी तो पर्वत निर्माण का होगा बच्चों। अब ऐसे कुछ आकृति हुई, मान लो समांतर है बच्चों, तब तो ठीक है, यहाँ भी जल भरा हो सकता है, ये भी झील का रूप धारण कर सकता है। लेकिन कभी कभी आप देखते हो गर्त बन जाता है। गर्त का क्या अर्थ है बच्चों, कि वो कुछ नीचे सा चला जाता है, ठीक। अब इसमें जल भरा हो जाते भी गर्त का रूप ले लेता है बच्चों। जो सामान्य रूप से इसके समतल के बराबर हो तो इसे गर्त हम लोग नहीं कहते, लेकिन अगर जो इसका समतल जो समुद्र तट से हम लोग नापते हैं बच्चों, वो अगर इसके नीचे है तो इसे हम लोग गर्त की श्रेणी देते हैं। अब गर्त में आप जल वर्षा होगी तो उसमें बच्चों जनरल सी बात है कि जल वर्षा होने से उसमें पानी का भराव संभव होगा, तो उसको भी बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, बच्चों टेक्टोनिक झील के नाम से जानते हैं, टेक्टोनिक लेक के नाम से जानते हैं। आई होप बच्चों आपको टेक्टोनिक या फिर उसी को बच्चों विवर्तनिकी झील कहते हैं, उसका आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लेटें दूर जाने से जो उसका गर्त बच्चों जो खड्डा बनता है, उसमें भी आप सिंपल सी भाषा अगर आप नहीं समझे हो बच्चों तो आप जनरल सी भाषा देखो, ये एक बेंच है, एक बेंच है, मान लो बच्चों ये अपनी पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी है, ठीक। अब यहाँ पे कोई इंसान है, ठीक बच्चों, एक एग्जांपल के लिए बैठा हुआ है। अगर आप फोर्स लगाओगे, इधर से फोर्स लगाओगे, तो बीच में जब ये बच्चों टूटेगी तो कुछ क्या आपकी एक बेंच ऐसी और एक बेंच ऐसी नहीं होगी, जनरल सी भाषा में। इसके बीच में देखोगे जमीन से लेकर बच्चों कुछ खड्डा टाइप बन जाएगा। अगर इसी में जल को भर देते एक छोटी मोटी झील का निर्माण नहीं हो गया। कहने का अर्थ है कि जो बच्चों अगर आप एक एग्जांपल प्रैक्टिकल इन योर कॉलेज अगर देखो आप, तो इस तरह भी झील का निर्माण किया जा सकता है। तो कहने का अर्थ है बच्चों इसी को हम लोग टेक्टोनिक झील के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रकार क्या है बच्चों, अगले प्रकार की अगर हम लोग चर्चा करें तो वो क्या है, वो हिमानी झील को देखते हैं। अब बच्चों हिमानी झील क्या होती है, अगर मैं आपसे सीधे शब्दों में कहूं कि हिमानी झील क्या होती है, तो बच्चों हिमानी हिम से बना हुआ है। आपका जो हिमानी है बच्चों ये किससे बना है, हिम से बना हुआ है। तो हिम का अर्थ क्या है, हिम का अर्थ बच्चों बर्फ होता है, तो हिमानी झील मतलब बर्फ से बनी हुई झील। अब बच्चों बर्फ से झील कैसे बनेगी, आप मान लो ये आपका कोई पृथ्वी का कोई एरिया है, यहाँ पे बच्चों बर्फबारी किसी एरिया में बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे आप जानते हो पोलर क्षेत्रों में ये ऐसी झीलें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। रीजन या तो बच्चों ऊंचाई क्षेत्र पे बहुत ज्यादा पाई जाएंगी जहां ज्यादा बर्फबारी होती होगी। अब यहाँ पे देखो पोलर रीजन में पाई जाती हैं बच्चों। देखो पोलर रीजन में ठंडी के समय में तो ये काफी ज्यादा कह सकते हो कि बच्चों काफी ज्यादा यहाँ पे प्लेस ठंडा होगा। ये बर्फ जिस परपटी पे पड़ेगी बच्चों, आपको सिंपल सा पता है, सिंपल सा लॉजिक पता है कि बर्फ जब हटती है, दैट मीन अगर इस पे धूप की छाया गर्मी में इधर उधर पड़े बच्चों, तो जब ये बर्फ पिघलेगी तो अपने साथ साथ बच्चों ये जब बर्फ निकाली जाती है तो अपने साथ साथ ये कुछ मिट्टी का अवशेष भी निकाल लेती है। कहने का अर्थ है बच्चों की मृदा भी अपने साथ निकालती है। अगर आपको एग्जांपल के तौर पे देखना है, कभी करना मत बच्चों, प्रैक्टिकल है, कभी करना ट्राई मत करना। फ्रिज में फ्रीजर जो होता है जिसमें बर्फ जमाई जाती है, कुछ दूर अपना हाथ उसमें कुछ देर रख दो, उसके बाद जब बर्फ जमेगी पानी लगाकर बच्चों, जब
एक प्लेट में पानी दो, एक प्लेट में अपना हाथ रख दो, उसको देखना बच्चों, कभी अगर निकालोगे आप ना तो आपको जलन सी फील होगी। आपका जो स्किन का अपर लेयर है, कहने का अर्थ है जो आपके हाथ का अपर लेयर है बच्चों, ये एकदम छिल जाएगा। तो वैसे ही जब बर्फ बच्चों फटफटी को निकालती है तो वो भी उससे कुछ गर्द टाइप बना देती है, दैट मीन बच्चों उसमें एक गड्ढा टाइप बना देती है। उसी पानी में बच्चों जो गड्ढा बनाती है उसी में वो बर्फ पिघलकर जब पानी का जमाव करती है तो उसी को बच्चों हम लोग हिमानी झील के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर में हम पढ़ रहे हैं बच्चों, हम अफ्रीका महाद्वीप, वो सॉरी अमेरिका महाद्वीप, सॉरी बच्चों नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं, यानी उत्तर अमेरिका हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उत्तर अमेरिका में क्या चीज आप देखे बच्चों, यहाँ पे हमने कनाडा में 4 झीलें देखी। कनाडा में 4 झीलें प्रीवियस लेक्चर में हमने देख रखी है। कौन कौन सी है बच्चों प्रीवियस में जो झीलें हैं, आपको पता होगा बच्चों, एक झील है ग्रेट बैरियर, सॉरी बच्चों ग्रेट बियर, ऐसे करके एक लीफ है, आप सब जानते होंगे ग्रेट बियर। और कौन सी है बच्चों, अताबास्का भी है कनाडा की, जो बच्चों कनाडा की अताबास्का लेक है वो भी ऐसे ही बनी है, दैट मीन हिमालय झील का उदाहरण है। और कौन सी है बच्चों, आपको पता होगा अमेरिका की जो 5 प्रमुख झीलें हैं बच्चों, जो होम्स के नाम से हमने कल बताया था, उसमें बच्चों आपकी बात करें सुपीरियर हो, चाहे सुपीरियर की बात कर लें बच्चों, चाहे किसकी बात कर लें हम लोग, चाहे मिशिगन की बात कर लें, मिशिगन भी वहां की झील है बच्चों, मिशिगन की बात करें, चाहे हुरॉन की बात करें, चाहे ओंटारियो की बात करें, चाहे ईरी की बात करें, जो होम्स में ये 5 झीलें हैं बच्चों, ये भी आपकी एक प्रकार की हिमानी झील हैं। वहां पे बच्चों काफी बर्फबारी उस क्षेत्र में होती है, आप सबको जानते होंगे, पोलर रीजन है। तो जब गर्मी के आता है मौसम बच्चों, वही बर्फ पिघल कर पानी हो जाती है, गर्त तो बना ही है, तो उसी गर्तों में जब जमा हो जाता है बच्चों, वही आपकी हिमानी झील के नाम से जानी जाती है। आई होप बच्चों आपको हिमानी झील से अब कोई दुविधा नहीं होगी। ठीक है, हिमानी झील हमने डिस्कस की बच्चों, ये कुछ प्रकार की आपके उदाहरण हैं जो कह सकते हैं क्रेटर झील की बच्चों। उसके पहले हम लोग क्रेटर झील डिस्कस कर लेते हैं। क्रेटर झील क्या होती है? क्रेटर झील बच्चों जिसको ज्वालामुखी के मतलब प्रभाव से होता है। अब अगर बात करें क्रेटर झील की बच्चों, तो क्रेटर झील क्या होती है आप सभी को पता होगा। क्रेटर क्या होता है, जो ज्वालामुखी का ऊपरी सिरा होता है उसी को बच्चों हम लोग क्रेटर नाम है, जहां से लावा निकलता है। अब देखो ज्वालामुखी कोई है बच्चों, अगर बात करूं मैं आपसे, कोई ये ज्वालामुखी है, यहां से लावा जब तक निकल रहा है तब तक तो ठीक है, लावा जब तक निकल के बाहर जा रहा है तब तक ठीक है, तब तक बच्चों ये क्रेटर झील का निर्माण नहीं लेगा। अब जैसे मान लो आप कि ये एक कोई ज्वालामुखी है, आपसे बच्चों आपके सामने एक उदाहरण ले लूं मैं कि ये कोई ज्वालामुखी है और ये शुष्क ज्वालामुखी है, दैट मीन बच्चों अब इससे कोई लावा नहीं निकल रहा है। तो आप जानते हो कि जब लावा नहीं निकल रहा हो तो बच्चों इसके किनारे किनारे आप जानते हो कि लावा जो निकला उसका फैलाव से चट्टान बन जाएगी चारों तरफ जब चट्टान बन जाएगी बीच में गर्त हो जाएगा बच्चों, बीच में गर्त हो जाएगा, बारिश के दौरान, वर्षा के दौरान या किसी और स्रोत से बच्चों जब इसमें पानी इकट्ठा होगा उसी को हम लोग क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। आई होप बच्चों आपको क्रेटर झील में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ज्वालामुखी का जो क्रेटर होता है उसमें बच्चों पानी का जब जमा होता है तो उसी को हम लोग क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग किसकी चर्चा करते हैं, जो मानव निर्मित झील होती है। आप जनरल से उदाहरण देख लो बच्चों, जो गांव के बच्चे होंगे उनको पता होगा जो तालाब होता है वो भी एक प्रकार का इसी श्रेणी में आ सकता है, हालांकि वो तालाब और झील अलग होता है बच्चों, लेकिन इसी श्रेणी में आ सकता है। जो मानव निर्मित झील होती है वो क्या होता है बच्चों, आप देख लो किसी क्षेत्र में काफी ज्यादा वर्षा हो रही है, किसी क्षेत्र में काफी ज्यादा वर्षा हो रही है, ठीक बच्चों। अब वहां की मान लीजिए गवर्नमेंट ही वहां के पानी के बारे में चर्चित, दैट मीन पानी से रिलेटेड समस्या झेल रही है, तो चारों तरफ अपने खड्ड करवा देगी वहां पे, मतलब जहां खाली जमीन होगी बच्चों वहां पे खड्ड करवा देगी, और बगल बगल बच्चों ऊंचा रहेगा नीचे खड्ड होगा, तो इसमें जब वर्षा के दौरान पानी कलेक्ट होगा तो ये भी एक झील का निर्माण करेगा ना बच्चों। तो कह सकते हैं कि एक प्रकार का तालाब है, वो भी झील की श्रेणी में रख सकते हैं, हालांकि तालाब छोटा होने के कारण उसमें श्रेणी में नहीं रखते हैं, लेकिन झील मानव द्वारा बनाई जाती है, ठीक है बच्चों। या नदियों के मुहाने पर कहीं भी पानी का कलेक्शन कर सकते हो आप इस तरीके से। अब देखो हम लोग इसके बारे में बच्चों डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये आपके सामने है बच्चों एक प्रकार की झील है। अब आप इसको देखें और बताएं किस प्रकार की ये झील आपको देखने को लग रही है, ठीक बच्चों। ये एक डायग्राम है, डायग्राम 1 है। उसके बाद आपके पास दूसरा डायग्राम है, उसके बाद आपके पास बच्चों तीसरा डायग्राम है। 3 डायग्राम है और तीनों को आप बताओ किस किस श्रेणी की झीलें हैं। अगर बात करें बच्चों पहले की, अगर पहले की बात करें बच्चों हम आपके सामने दूसरी, ये पहली झील है। देखो बच्चों मैंने कहा ये कभी ज्वालामुखी, आप यहाँ की चट्टानें देख सकते हो जो दिख रही हैं, ये आपको लग रहा होगा कि कभी न कभी यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा।
तो लावा देखो बच्चों किनारे किनारे आके जम गया है, आपको देखने को मिल रहा होगा लावा जो है वो किनारे किनारे आकर जम गया होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर वर्षा हुई होगी बच्चों इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में वर्षा होने के दौरान यहाँ पे पानी का कलेक्शन हुआ है। जब पानी का कलेक्शन हुआ है तो ये क्रेटर में है बच्चों, क्रेटर ऊपर से ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं। तो जब ये क्रेटर है तो बच्चों कह सकते हैं कि क्रेटर झील आपकी देखने को मिल रही है। ऐसे ही बच्चों अगले फिगर में देखो, अगला फिगर क्या इंडिकेट करता है, देखो बच्चों ये आपकी पर्वत दो श्रृंखला है ना, पर्वत दो श्रृंखला है। अब इनके बीच में देखो बच्चों ये प्लेटें दूर जा रही होंगी, ये प्लेटें दूर जा रही होंगी। दोनों प्लेटें दूर जाने की वजह से यहाँ पे गर्त बन गया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है बच्चों की ये पर्वत है और इसके बीच इधर भी पर्वत है लेकिन यहाँ पे गर्त बन गया होगा। ऐसे भी हो सकता है कि अभी इसी का एग्जाम्पल है बच्चों। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका टेक्टोनिक झील के नाम से जानते हैं बच्चों। ये कौन सा है, टेक्टोनिक झील है। कौन सी झील, टेक्टोनिक झील। ठीक, टेक्टोनिक झील क्यों है बच्चों, यहाँ पे या तो अपसरण हुआ होगा, दोनों के बीच दूर गए होंगे पर्वत श्रृंखलाएं, उसके बीच में पानी भरा होगा, या तो बच्चों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पहले से ही दूरी रही होगी, गर्त रहा होगा, उसमें पानी का जमाव हुआ होगा। ठीक है, आप शायद समझ गए होंगे। अगला जो बच्चों एग्जाम्पल दे रखा है, ये किसका दे रखा है, ये आपका पोलर झील का एग्जाम्पल दे रखा है। दैट मीन बच्चों हिमानी झील का एग्जाम्पल दे रखा है। क्यों दे रखा है, देखो बच्चों ये अमेरिका का जो हिस्सा है ये कुछ पोलर क्षेत्र में आता है। सुपीरियर झील है, सॉरी बच्चों ईरी झील है। ठीक, तो ये जो झीलें हैं पांचों, सुपीरियर सबसे बड़ी है बच्चों, ये सुपीरियर है आपकी, कलर चेंज कर लेते हैं, ये बच्चों आपकी सुपीरियर है क्योंकि सबसे बड़ी कौन सी है, सुपीरियर है। ठीक है, तो आपकी जब ये सुपीरियर देखने को आपको मिल रहा है बच्चों, ठीक, अगर इसकी बात करें तो आपको पता होगा मिशिगन है बच्चों, क्या है ये मिशिगन है। उसके बाद बच्चों अगर बात करें ये ह्यूरॉन है, और इसकी बात करें बच्चों तो ये आपकी कौन सी लेक है, ये आपका इरी है, और ये कौन सी बच्चों, ये आपकी ओंटारियो है। ठीक, ये सब बच्चों जो झीलें होती हैं, जो हिमानी झीलें होती हैं, लगभग बच्चों हिमानी झील जो होती है वो मीठे पानी की झील होती है, क्योंकि बर्फ पिघलती है बच्चों, बर्फ पिघलकर पानी का रूप धारण करती है तो वो मीठे पानी की झील होती है। ये कैसे बना बच्चों, हमने थोड़ी देर चर्चा किया कि इस पे जब बर्फबारी होती है बच्चों, तो जब बर्फबारी होने के साथ जब बर्फ पिघलती है तो वो गर्तों में इकट्ठा होती है। जब गर्तों में इकट्ठा होती है वो तो एक प्रकार की झील का रूप धारण कर लेती है। तो कहने का अर्थ क्या है बच्चों, ये किस श्रेणी की है, आपकी हिमालयी झील की श्रेणी की ये है। ठीक है बच्चों, 3 एग्जाम्पल बहुत हैं, आप जान सकते हो। बच्चों आज का अगला टॉपिक क्या है, हम लोग अब डिजर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले, यानी कि मरुस्थल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों अगर आपसे सामान्य रूप से कोई डिजर्ट की परिभाषा पूछे तो आप कहे तो सीधे शब्दों में कि वो एक ऐसा परिदृश्य है। बच्चों जो डिजर्ट होता है वो एक ऐसा परिदृश्य होता है जहां पर बच्चों वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा बहुत कम होती है। हालांकि बच्चों इसका कुछ परिमाप होता है कि वर्षा कितने कम वर्षा को मरुस्थल की श्रेणी में रखते हैं, हर जगह के बच्चों अलग अलग है। अगर बात करें जहां पर कम वर्षा होती है बच्चों, वो आपके मरुस्थल की श्रेणी में आती है। बहुत कम वर्षा होने वाले क्षेत्र को हम लोग बच्चों मरुस्थल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है बच्चों, इसके परिणाम स्वरूप जो रहने की स्थिति है वो अद्वितीय हो जाती है। कहने का क्या है बच्चों, अद्वितीय बायोम होने का मतलब है बच्चों वहां पर जो वनस्पतियां हैं, यानी कि जो वनस्पतियां हैं उनकी संख्या काफी कम हो जाती है बच्चों। मरुस्थल की जो वनस्पति है, वहां की जो वनस्पति होती है वो कितना होती है, बहुत कम होती है। वर्षा कितनी होती है बच्चों, बहुत कम होती है। जिस क्षेत्र में वर्षा अत्यधिक कम हो, वनस्पति वहां दूर दूर तक ना दिखाई दे, वो बच्चों क्षेत्र क्या होता है, आपका मरुस्थल होता है। अगर बात करें बच्चों की जो मरुस्थल होता है इसका निर्माण कैसे होता है, आप कह सकते हो कि बच्चों इसका निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है बच्चों, ये जो मरुस्थल है ये रेगिस्तान वायु धाराओं द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों निर्मित, वायु धाराओं द्वारा निर्मित होता है। अब आप पूछोगे वायु धारा क्या होती है बच्चों, आज इसको देख लो, हम कल के जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग वायु धारा से रिलेटेड आपको जितने भी सिद्धांत हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, आज इसमें इतना जान लो बच्चों किसके कारण होती है, वायु धारा के कारण होती है। ठीक, इसमें क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा जो आपकी भूमध्य रेखा है उससे मतलब बच्चों भूमध्य रेखा से गर्म हवा उठती है। जो भूमध्य रेखा आपकी है बच्चों, आपको पता होगा दोनों भूमि के मध्य आपको भूमध्य रेखा देखने को मिलती है, तो सॉरी बच्चों वो विषुवत रेखा देखने को मिलती है। तो बच्चों आप सबको पता होगा जो मतलब भूमध्य रेखा है बच्चों, उसके साथ क्या उठती है, गर्म हवा उठती है। क्या उठती है बच्चों, गर्म हवा उठती है। ये गर्म हवा है बच्चों उठी, उसके बाद क्या होता है
कि जब उठती है ऊपर तो ये नमी, अगर इसके बीच में मान लो बच्चों क्या आ गया, पर्वत आ गया, ये आपका पर्वत है, तो अब जब ये पर्वत से टकराएगा बच्चों, जो इसमें पानी होगा उसका वर्षण तो मतलब वर्षा इसी क्षेत्र में कर देगा। अगर इधर से हवा आ रही है तो पर्वतों के सहारे ऊपर उठेगा और इसी क्षेत्र में वर्षा कर देगा। लेकिन बच्चों जो हवा जब वर्षा कर देगा तो ठंडी हो जाएगा, तो वो बच्चों जब इसी पर्वत के सामने दूसरी से नीचे आएगा तो ये ठंडी हवा बन के आएगा। लेकिन बच्चों ये शुष्क हवा आएगी तो इस क्षेत्र में मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा। अगर बात करें मरुस्थल का बच्चों, तो मरुस्थल का निर्माण इस क्षेत्र में हो जाएगा। इसी प्रकार आपको बच्चों विषुवतीय मरुस्थल भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उस कटिबंधीय, सॉरी बच्चों, उस उपोष्णकटिबंधीय जो मरुस्थल होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। आंतरिक रेगिस्तान भी होता है बच्चों, तटीय रेगिस्तान। ये एग्जांपल जो मैंने दिया है आपका तटीय रेगिस्तान का है। क्या है बच्चों? तटीय रेगिस्तान का। क्योंकि ये मान लो एंडीज जो नॉर्थ अमेरिका में है अपना, ये सॉरी एंडीज नहीं बच्चों, नॉर्थ अमेरिका में कौन सी है? रॉकीज कॉर्डिलेरा है। तो ये जब इधर से जाती है, हवा रॉकीज कॉर्डिलेरा पे ऊपर होकर उठती है, तो वर्षा इसी क्षेत्र में करेगी। अगर इधर से आएगा जहां तक, वहां तक तो करेगा, उसके बाद आने पे बच्चों इस क्षेत्र में ये मरुस्थल का निर्माण कर देगा। जैसे प्रेरी घास क्षेत्र जो है बच्चों, अगर मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियों वरदान है वहां की, नहीं तो वहां पे क्या होता? मरुस्थल टाइप का कुछ होता। ठीक, आप समझ रहे हो बच्चों मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्या होता है बच्चों? जैसे आपका ये विषुवत रेखा है, ये रेखा है, तो बच्चों यहाँ पे कुछ ऊंचा क्षेत्र हो सकता है, कुछ यहाँ पे ऊंचा क्षेत्र हो सकता है। मान लीजिए हवा इधर से आ रही है, तो जो हवा आएगी तो इधर ही वर्षा कर देगी, इधर ज्यादा करेगी तट के पास, और इधर थोड़ी बहुत वर्षा करेगी। लेकिन बच्चों पहाड़ के होने के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ के वर्षा इधर कर देंगी, और इधर आके बच्चों ठंडी और शुष्क हो जाएंगी, ठंडी और शुष्क हो जाएंगी, इधर वर्षा नहीं होगा। तो इधर किसका निर्माण हो जाएगा बच्चों? मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा। आशा करता हूं बच्चों आप इसको समझ गए हो अच्छे से। तटीय क्या होता है और विषुवतीय क्या होता है। एक और होता है आंतरिक रेगिस्तान। आंतरिक रेगिस्तान में बच्चों जनरली क्या होता है कि इधर से हवा जो आ रही है वो यहाँ तक उसके मध्य में ना पहुंचकर यही वर्षा कर दे, तो बच्चों यहाँ पे और इधर से किसी कारणवश, जैसे नदी के कारण बच्चों वर्षा कई प्रकार की होती है। विषुवतीय वर्षा होती है जो पानी विषुवत से लेते हैं, और बच्चों आपको पता होगा नदियों से पानी को उठाने के बाद नीचे वर्षा करती है, तो इधर भी वर्षा हो सकती है। लेकिन बीच का कुछ प्लेस बच्चों जो है वो छूट जाए, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आंतरिक रेगिस्तान कहीं कहीं बच्चों होता है। अब ठीक है, रेगिस्तान कितने टाइप के होते हैं बच्चों? आपके जो डिजर्ट हैं वो कितने टाइप के होते हैं? डिजर्ट कुल मिला के 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है? तटीय होता है। दूसरा कौन सा होता है बच्चों? उपोष्णकटिबंधीय होता है, उपोष्णकटिबंधीय होता है। और कौन सा होता है बच्चों? और आपका आंतरिक रेगिस्तान होता है। कौन सा? आंतरिक रेगिस्तान होता है। ये कुल मिलाकर 3 टाइप रेगिस्तान के हैं। आप रेगिस्तान को बच्चों अच्छे तरीके से, तीनों की डेफिनेशन भी हमने, मतलब ये कैसे कैसे होता है वो भी हमें आपसे बता दिए हैं। अब बच्चों हम आपको दिखाते हैं कि अपना जो महाद्वीप अभी नॉर्थ अमेरिका हम लोग पढ़ रहे हैं उसका कौन कौन सा मरुस्थल है। अब देखो सिंपल सी भाषा, आप मैप ड्रॉ करो। मैप ड्रॉ तो हर किसी बच्चों को आ गया होगा, जो प्रीवियस लेक्चर देख के आया होगा बच्चों। जो बच्चे नहीं देखे हो जाकर देख सकते हैं। ये आपका बच्चों नॉर्थ अमेरिका का मैप है। अब देखो नॉर्थ अमेरिका में बच्चों कुछ जगह पे हवाएं जो हैं वो इधर से प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं? इधर से प्रवेश करती हैं। लेकिन बच्चों कुछ जगहों पे हवा तो इधर से भी प्रवेश करती होंगी, क्योंकि छोटा तो है नहीं नॉर्थ अमेरिका अपना महाद्वीप। तो बच्चों कुछ क्षेत्र है जो यहाँ के मरुस्थल का निर्माण करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे 2 मरुस्थल है। एक यहाँ पे आपको पता होगा जो इस श्रेणी में है उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं बच्चों? उन्हें हम लोग सोनोरॉन मरुस्थल के नाम से जानते हैं। किस मरुस्थल के नाम से? सोनोरॉन मरुस्थल के नाम से बच्चों जानते हैं। ठीक, और एक है बच्चों यहाँ पर जिस काफी प्रसिद्ध है बच्चों, कौन सा है? यहाँ पे जो आपका मरुस्थल है बच्चों वो, सॉरी बच्चों थोड़ा नाम मिस हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पे बच्चों एक मरुस्थल है उसको मोजाम्बिक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों? मोजाम्बिक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। मोजाम्बिक मरुस्थल के नाम से बच्चों हम लोग इसको जानते हैं। 2 मरुस्थल बच्चों यहाँ के बहुत फेमस डिजर्ट हैं। पहला कौन सा है? सोनोरॉन है बच्चों, और दूसरा कौन सा है यहाँ पे आपका? ये मोजाम्बिक है। 2 मरुस्थल मतलब यहाँ पे बच्चों आप जरूर याद रखिएगा। अब ये बने कैसे? ये दोनों मरुस्थल बने कैसे बच्चों? आपने देखा होगा कि आमतौर पर कि बच्चों जो नॉर्थ अमेरिका है, एक मिनट बच्चों थोड़ा समय लूंगा मैं, जैसे कह सकते हैं कि इधर है बच्चों ये कुछ है, फिर उसके बाद
ये आपका दक्षिण अमेरिका है। तो कह सकते हो बच्चों कि इस यहाँ पे मरुस्थलों का निर्माण यहीं क्यों हो रहा है, यहाँ पे बच्चों मरुस्थलों का निर्माण यहाँ कहीं क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है बच्चों कि पश्चिमी साइड किसी आप देखोगे वैसे एशिया में देखोगे, वैसे देखोगे अफ्रीका में देखोगे कि जिसके पश्चिमी साइड पे बच्चों मरुस्थलों का निर्माण हो रहा है। ऐसा क्यों है, मरुस्थलों का निर्माण यहाँ पे बच्चों क्यों हो रहा है, इस सिद्धांत का बच्चों हम लोग कल जिक्र करेंगे। आज के लिए इतना जान लेते हैं बच्चों कि इसके जो किस क्षेत्र में हो रहा है, पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थलों का निर्माण ज्यादातर देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है, अब इसकी चर्चा हम लोग बाद में आपसे करेंगे, यानी कल आपसे बच्चों इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आपने मरुस्थल देख लिया, इसके बाद आते हैं बच्चों इसका जो पॉलिटिकल मैप है उसको हम लोग देखते हैं। फिजिकल तो आपका हो गया बच्चों, फिजिकल में कुछ बना है बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हो। जो भी बच्चों बचाओ, क्योंकि मिस्टेक हर एक से होती है, तो क्या पता कुछ छूट रहा हो, तो आप उसकी चर्चा कमेंट बॉक्स में जरूर करिए बच्चों। अगले लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं किसकी चर्चा करते हैं बच्चों, नॉर्थ अमेरिका की पॉलिटिकल मैप की चर्चा करते हैं कि कुल मिलाकर इसमें कितनी कंट्रीज है। बच्चों कंट्रीज की चर्चा करेंगे, जनरली उसके स्टेट की चर्चा हम लोग नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट होते हैं जिसको जानना इंपॉर्टेंट होता है, हर किसी को जानना नहीं इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बात करेंगे अमेरिका की बच्चों, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूएसए का, यहाँ का एक स्टेट है बच्चों डेट्रॉइट, जिसको बच्चों ऑटोमोबाइल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जब हम लोग बच्चों खनिज पढ़ेंगे दैट मीन तब इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो आप हम लोग किसकी चर्चा अभी करेंगे बच्चों, कंट्रीज की केवल चर्चा करेंगे, स्टेट की चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग बच्चों एक बार अच्छे से देख लो, जब कंप्लीट हो जाएगा महाद्वीप सारे, तो हम आपको लेकर आएंगे बच्चों वहां की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उससे हम लोग अवगत कराएंगे। आपको हम लोग ये भी बताएंगे बच्चों कि अमेरिका इतना समृद्ध कैसे है, और सारी कंट्रीज अमेरिका कनाडा ये सब कैसे इतनी समृद्ध है बच्चों, हम लोग इतने पीछे क्यों हैं, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ की कंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं बच्चों वही अपना मैप, एक सी बनाएंगे, फिर स्टिक बनाएंगे, फिर उसके बाद एक फ्राई पैन बनाएंगे, फिर इधर आएंगे बच्चों पंख बनाएंगे अपना, फिर उल्टा ईएस बनाएंगे। ठीक, ये बना। उसके बाद देखो बच्चों कुल मिलाकर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में कंट्रीज की संख्या कितनी है बच्चों, 3 है। 3 कैसे है, देखो बच्चों ये बच्चों यहाँ ये अलास्का है, आपको पता होगा ये एक स्टेट है। किसका स्टेट है बच्चों, जो अलास्का है स्टेट है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका का है। ठीक, कहाँ का स्टेट है बच्चों, नॉर्थ अमेरिका का है। कुछ बच्चों अगर हम बात करें जो विभाजन है, आपसे मैंने बताया था ये नदियों के जरिए किया गया है। यहाँ पे एक नदी है और आपकी एक नदी यहाँ पे है। ठीक बच्चों, एक नदी यहाँ पे है, एक नदी कुछ यहाँ पर करके है। अब बच्चों देखो इस नदी जो है वो आपके किसके अलग करती है, मैक्सिको को अलग करती है। तो बच्चों हम लोग एक मैक्सिको का बना लेंगे। ये आपकी एक कंट्री हो गई, कौन सी कंट्री हो गई बच्चों, नॉर्थ अमेरिका में ये मैक्सिको हो गया। ठीक है, ये एक कंट्री है, ये किससे द्वारा अलग किया जाता है बच्चों, ये आपकी रियो ग्रांडे नदी के द्वारा अलग किया जाता है। मतलब इसकी जो सीमा रेखा है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जा रहा है, आपका रियो ग्रांडे नदी के कारण निर्धारित किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, और दूसरा जो है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है बच्चों, वो आपका दूसरी नदी के जरिए ही उसको भी निर्धारित किया जाता है। वो क्या है, सेंट लॉरेंस है। सेंट लॉरेंस यहाँ कहीं बच्चों नदी है, उसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। तो कुछ मैप आपका जो है कुछ इस प्रकार बनेगा। ये बच्चों आपका क्या है, ये आपका कनाडा है। क्या है बच्चों, ये आपका कनाडा है। उसके बीच में ये देखने को आपको क्या मिल रखा है, ये बच्चों यूएसए है, ये यूएसए है। अगर आपसे पूछे कुल मिलाकर यूएसए में कुल मिलाकर राज्यों की संख्या कितनी है बच्चों, तो कुल मिलाकर यहाँ पर राज्यों की संख्या 50 है। आपसे अलास्का पूछे कौन सा स्टेट है बच्चों, इसको हालांकि रूस से खरीदा था अमेरिका ने, इसलिए ये यहाँ अलग दिख रहा है। किससे खरीदा था, रूस से खरीदा था। ये इसका बच्चों 49वां राज्य है, 49वां राज्य भी है बच्चों। और जो यहाँ पर इसकी रेखा अलग करती है वो भी 49 डिग्री अलग करती है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बच्चों आपसे अलास्का से प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ पे बच्चों कहीं पर एक हवाई द्वीप है, वो अमेरिका का 50वां राज्य है। ठीक बच्चों, इसको भी याद रखिएगा, ये हवाई महाद्वीप है, सॉरी हवाई द्वीप है बच्चों। ये भी परीक्षाओं में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, 50वां राज्य यूएसए का कौन सा है, क्योंकि बच्चों ये दोनों जो है इसकी भूमि से अलग हैं, इसकी भूमि से ये दोनों मिलाकर अलग हैं। कहने का अर्थ आप समझे, जो यूएसए की मेन मुख्य भूमि से अलास्का और हवाई दोनों जो राज्य हैं बच्चों वो इसकी भूमि से अलग हैं। ठीक, अलास्का है बच्चों जो, वो आपको पता होगा यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है हमने इससे पहले चर्चा की हुई है। तो क्यों प्रसिद्ध है अलास्का, क्योंकि बच्चों इसे रूस से खरीदा था। इसके इधर रूस है और इधर अलास्का है, अमेरिका ने रूस से इसको परचेज किया था।
ठीक बच्चों, 3 कंट्रीज हो गई, तीनों कंट्रीज हमने देख ली कौन सी है, मैक्सिको है, यूएसए, कनाडा है। विशेषता कंट्रीज की क्या है उसको हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों, जब हम आपसे इसके खनिज संसाधनों के बारे में डिस्कस करेंगे, किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। ठीक, अब बच्चों इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप किसकी चर्चा कर सकते हो बच्चों। देखो यहां तक तो ठीक है, ये 3 कंट्रीज हैं। उसके बाद जब आओगे ना बच्चों मैक्सिको के नीचे, तो जब मैक्सिको के नीचे आओगे तो बच्चों आपको कुल मिलाकर कितनी कंट्रीज मिलने वाली हैं बच्चों, 6 कंट्रीज आपको देखने वाली हैं। 6 क्या बच्चों, 7। पनामा को लेकर कुल मिलाकर 7 देश हैं। पनामा को लेकर कुल 7 देश हैं जो मुख्य होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों पनामा नहर से लेकर, पनामा नहर आपको पता है, पनामा कैनाल जो आपको पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है। तो इन 7 देशों की चर्चा भी बच्चों हम लोग कल करेंगे। इसको करने के साथ यहाँ के बच्चों छोटे छोटे देश हैं तो इसकी हम लोग प्राकृतिक संसाधनों की भी चर्चा यही हम लोग कर लेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं बच्चों इसी 7 कंट्रीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।